हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना पहला परिचयात्मक वीडियो जो है चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं और इसी में उसी कड़ी में अपना अगला वीडियो है जिसमें दो तीन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि पहला पॉइंट तो आएगा कि बहुत हम लोग जो भी किताब में पढ़ेंगे, इस किताब में पढ़ क्या कह रहे हैं इसी की बात कर रहे थे। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो वास्तविक जो दुनिया है उसमें क्या स्थिति है, कौन-कौन से देश हैं जो पूंजीवादी हैं, कब से है, क्या इतिहास, इन सारी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जो हमारा अगला पॉइंट वही है कि वास्तविक दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं, ठीक? तो ये पूंजीवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटलिज्म। ठीक है, अच्छा। दूसरा होता है सोशलिज्म, समाजवाद, बाकी और भी होते हैं बहुत सारे इज़म्स, ठीक। तो पहली बात तो ये समझिए कि पूंजीवादी जो देश है ना, वो 300 से 400 साल वर्ष के दौरान ही अस्तित्व में है। उसके पहले इस तरह का सिस्टम नहीं हुआ करता था, ठीक है? तो बहुत ही नया है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। एडम स्मिथ साहब ने, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी बात भी मैंने आपको बताया था, 1776 में किताब लिखी थी, ठीक है। उसके पहले भी कुछ कुछ लगते फिजियोक्रेट्स थे फ्रांस के, वो लोग भी सोचा करते थे इस तरह की चीजों को। बुलियन की बात करते थे। बुलियन समझते हैं? बुलियन का मतलब होता है कि महंगी धातु के सिक्के वगैरह, उनको बुलियन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बुलियन, BULLION। अच्छा, तो इस तरह की चीजें थी, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आप कुछ काम कर रहे हो और आप काम कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, पहले भी लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, कुछ ऐसी विशेषताएं हम लोगों ने देखी कि वो विशेषताएं पूरी तरह से तो मैच आज भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामाजिक उद्देश्य होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन पहले तो बहुत ही हद तक एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते थे। ऐसा स्ट्रक्चर पहले लोग ऐसा नहीं सोच सकते थे कि अमेरिका की एक कंपनी भारत में आकर के सामान बेचेगी, भारत के लोगों को हायर करेगी और मेन प्रॉफिट वो कमा करके ले जाएंगे, है ना। डिजाइनिंग का पैसा होता है, R&D का पैसा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो पहले उस तरह का स्ट्रक्चर था नहीं। तो बहुत आधुनिक बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 300-400 साल पहले जाएंगे, उससे पहले आपको कैपिटलिज्म मिलेगा ही नहीं। तो बहुत ही एक रिसेंट फिनोमेना है। और एक किताब है सेपियंस, मैं कई बार नाम लेता हूँ, बहुत ही शानदार किताब है, कभी उस पर अलग से बात करूंगा। रिलीजन, धर्म ने किस तरह से मानव समाज को बदला, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा, है ना। कई उसी तरह से आप कैपिटलिज्म को देखोगे अभी, तो बहुत तेजी से बदल रहा है। तो हुआ क्या था? धर्म है, फिर राष्ट्र बनना स्टार्ट हुए, अलग अलग नेशन स्टेट्स आए, है ना। जैसे फ्रांस बना, अमेरिका बना, भारत जैसा आज है कि हमारी ये बॉर्डर है, इस तरह की पूरी रिजिड बाउंड्रीज पहले नहीं हुआ करती थी, नया कॉन्सेप्ट है। फिर आपको दूसरी जगह पर जाना है तो आपको वीजा लेना पड़ेगा, आप अपना पासपोर्ट लेकर के दूसरे का वीजा लेकर के आओगे। तो इस तरह की चीजें बहुत रिसेंट हैं और उसी में एक नया फोर्स है कैपिटलिज्म। तो अभी कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो कई लोग बोलते हैं कि देश है, ठीक है, एक देश है, दूसरा देश है, देश बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अभी ऐसा लगता है बहुत बार कि ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्सेस ने काम किया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट गए हैं कि नहीं, हमें आगे नहीं जाना है। और नेशनलिज्म और कई बार वायलेंट नेशनलिज्म भी काफी उफान पर है, कई देशों में ऐसा देखा जा रहा है। तो अभी आप देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप 50 साल या 30 साल या 20 साल का टाइम पीरियड में देखोगे तो काफी हद तक ग्लोबलाइजेशन की स्पीड बहुत तेज है। और ऐसे में नेशन स्टेट से ज्यादा कई लोगों को कॉर्पोरेट्स पावरफुल दिखने लगे। कंपनीज, बहुत सारी ऐसे कंपनीज हैं जिनका साल भर का टर्नओवर कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है। और ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत सारे देश में काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, अभी फेसबुक है, कितने दुनिया भर के कितने सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो एक इंसान इस तरह का कुछ कर पाए जो सारे लोगों तक पहुंच पाए और उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है, वो पैसे भी कमा रहा है, तो इस तरह का सेटअप बहुत ही नया है, बहुत ही रिसेंट है, ठीक है। तो बहुत पुराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रिसेंट है और इसने दुनिया को बहुत तेजी से बदला। तो मैं क्या बता रहा था? धर्म, फिर राष्ट्र, और अभी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ने भी बहुत तेजी से दुनिया को बदला है। तो ये इस तरह के फोर्सेस रहे। हालांकि सोशलिज्म भी आया और उसने भी काफी तेजी से बदला, कई चीजें लेकर के आया, लेकिन जो रीच पूंजीवाद की है और जिस तरह का समर्थन इसको मिला है वैसा सोशलिज्म को नहीं मिला। और दोनों की क्या क्या चीजें उसको हम लोग कभी इकोनॉमिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको ब्रीफ में देखते हैं। आज अगर आप बोला जाए आपसे कि कौन कौन सी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में आपको अमेरिका मिल जाएगा। नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें अमेरिका है और ऊपर कनाडा है, ये मिल जाएगा। ऐसे ही यूरोप में आपको बहुत सारी कंट्रीज मिल जाएंगी। एशिया के कुछ कंट्रीज को भी बोला जा सकता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर है वो इस तरह का काम कर रहा है खासतौर से। तो उसको बोलते हैं लोग प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइवेट यानी कि निजी, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी क्षेत्रक।
तो वो है, वो इस तरह का काम करता है बहुत सारे देशों में, लेकिन मुख्य रूप से अगर पूरे देश के स्तर पर बोला जाएगा तो उत्तरी अमेरिका में आपको कुछ कंट्रीज मिल जाएंगी, यूरोप में मिल जाएंगी, एशिया में कुछ कंट्रीज ऐसी मिल जाएंगी जो इस तरह की श्रेणी में ज्यादा आगे आती है। कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा कैपिटलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की बात है। अब जो अल्प विकसित देश है ना, ठीक है, उनमें उनको हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोल सकते हैं। और खास तौर से अगर खेती में, तो होता है कि हम लोगों ने जो कंडीशंस मिली देखी थी उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। उत्पादन जो है ना वो किसान के परिवारों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर आप नॉट नेसेसरली किसी लेबर को हायर कर रहे हो, आप उसको नौकरी दे रहे हो, ऐसा नहीं है ना। आपका परिवार ही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेंस एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? सस्टेनेंस। सस्टेनेंस समझते हैं? आपको अपना भरण पोषण करना उसके लिए आवश्यक है, तो परिवार ही पूरा काम कर रहा है, आपने किसी को हायर नहीं किया। ऐसे ही मजदूरी श्रम को ये कभी कभी बहुत ही रेयर होता है कि आपने कभी हायर कर लिया, नहीं तो आप खुद से ही काम कर रहे होते हो। और साथ में जो प्रोड्यूस है, जो उत्पादन है, उसको भी आप बाजार में बेचने के लिए नहीं कर रहे होते, खुद के भरण पोषण के लिए कर रहे होते हो। तो उस हिसाब से जो हम लोगों ने पूंजीवाद सिस्टम को समझने की कोशिश की थी, उस हिसाब से ये डेफिनेशन से अलग हो जाते हैं। और इस वजह से बहुत सारे देशों में इस तरह की स्थिति पूरी तरह से तो नहीं है। खासतौर से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर इस तरह की चीज देखेंगे कि कैपिटलिज्म के से उल्टी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। कैपिटलिज्म नहीं है वहां पर, है ना। इस तरह का जो सेटअप होता है उसमें कैपिटलिज्म नहीं रह सकता, क्योंकि आप हायर वेज जो लेबर है उसको हायर नहीं कर रहे हो। अच्छा, फिर क्या हुआ? उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता, मैंने बताया कि सस्टेनेंस के लिए होता है, अपने भरण पोषण के लिए होता है। और उत्पादन का जो एक बड़ा अंश है ना वो परिवार के द्वारा ही उपभोग किया जाता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म यहां पर नहीं है। अच्छा, तो दुनिया में हम लोग बात करें तो दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। ये क्यों बता रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम लोग की किताब में हम लोग पूंजीवादी सिस्टम को ही पढ़ेंगे। हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे वो पूंजीवादी सिस्टम के लिए होगी। इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि पूंजीवाद को ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप इन सारे सिस्टम को देखेंगे तो हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आएगा या वो आउटकम ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली पूंजीवाद सिस्टम के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं कि दुनिया में कहां पर है, जिससे कि हमें समझ में आए कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ने का रियल लाइफ एप्लीकेशन कहां कहां पर कर सकते हैं, कहां कहां नहीं कर सकते। और हालांकि भी तो बहुत बेसिक लेवल इकोनॉमिक्स है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको और चीज समझ में आएंगी। तो वो पॉइंट को थोड़ा एम्फसाइज करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कई ऐसे आपको ट्राइबल सोसाइटीज मिल जाएंगे, आदिवासी समाज ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जहां पर जमीन के स्वामित्व का कोई मतलब ही नहीं होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जमीन का स्वामित्व अगर है भी, मिल्कियत है, तो पूरी ट्राइब की है ना। ऐसा हो सकता है कि पूरी ट्राइब है, पूरी जनजाति है, वो जमीन का मालिक है। ऐसा नहीं होता कि अरे ये जमीन का टुकड़ा आपका, ये जमीन का टुकड़ा है इसका। और हम लोगों ने देखा था कि कैपिटलिज्म में जो प्राइवेट ओनरशिप है, कोई व्यक्ति ओनरशिप ले सकता है। अब सोचिए कितना अजीब है। आप थोड़ी देर में ऐसा बोलते हो कि नहीं ये समुद्र मेरा है ना, या ये समुद्र का हिस्सा मेरा है, ऐसी चीज हो सकती है। तो कैपिटलिज्म में क्या हुआ है कि हर चीज को हम लोगों ने जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उनको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू करना स्टार्ट किया और लोगों के ऊपर दे दिया। इंसान तो आए कि मर के चले जाएंगे, जमीन टुकड़ा टुकड़ा रहेगा, लेकिन बोला जाएगा नहीं इस टाइम पर इसके मालिक ही है, इस टाइम पर इसके मालिक ही है। तो वो भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था। तो अगर कैपिटलिज्म का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, तो क्या ट्राइबल सोसाइटीज जो है वहां पर कैपिटलिज्म है? नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत जो ओनरशिप है, व्यक्तिगत स्वामित्व, उसका उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, अच्छा, फिर क्या हुआ? यही पॉइंट मैं बता रहा हूं इतनी देर से कि अपनी किताब में, अपनी जो किताब है ना, उसमें जो विश्लेषण किया गया है वो ऐसे समाजों पर ही लागू होता है जो कैपिटलिस्ट है। और अभी हमने जिन जिन की बात की है, जहां पर सस्टेनेंस के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर ट्राइबल सोसाइटीज, यहां पर लागू नहीं होता। अल्प विकसित देश है वहां पर भी उस तरह से लागू नहीं होता। लेकिन 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 इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो अल्प विकसित देश से भारत है, अल्प विकसित नहीं बोलेंगे, हम लोग विकासशील देश हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऐसे देशों में भी उत्पादन की कई ऐसी इकाइयां होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां पर काम कर रहा है। तो ऐसी इकाइयों में क्या हो जाता है? प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर आ जाता है, जो पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। वहां पर आपको प्राइवेट ओनरशिप भी दिखेगी, वहां पर आपको ऐसा दिखेगा कि लोग किसी को हायर कर रहे हैं, फिर अपना प्रोडक्ट को मार्केट में बेच भी रहे हैं, उद्देश्य लाभ के उद्देश्य से बेच रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी, वो सारी यहाँ पर मीट कर रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसका मतलब जिन देशों में पूरी तरह से आप पूंजीवाद नहीं बोल सकते, लेकिन ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पर पूंजीवाद अब्सेंट है। अब्सेंट नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में किन लोगों की बात कर रहे हो, तो फिर एनालिसिस काम करेगी। इसका मतलब नहीं कि हमारी जो किताब में एनालिसिस है वो बहुत सारी कंट्री से बिल्कुल नहीं लगेगी। आपको उन देशों में और ज्यादा माइक्रोस्कोप लेकर के देखना पड़ेगा। अच्छा, इनकी बात कर रहे हैं, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं, तो इनके ऊपर हम एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ? सॉरी, पूंजीवादी देशों के कारक अपनी आय का सृजन उत्पादन की प्रक्रिया से। अच्छा, समझिए इसमें क्या होता है, जो पूंजीवादी देश होते हैं ना, उसमें उत्पादन के कारक, क्या मैंने बोला? उत्पादन के कारक, इनको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, मुख्य रूप से भूमि, पूंजी
और आपका जो श्रम है, और साथ में कई बार संगठन को भी बोला जाता है और कई बार उद्यमी को भी बोला जाता है कि अगर उद्यमी नहीं तो कौन काम करेगा, क्योंकि उद्यमी जो होता है वो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बागडोर संभालता है सारे निर्णयों की, मुख्य रूप से अकेला हो सकता है, 2-3 लोग मिलकर के हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, उनको पैसा कहां से मिलता है, तो इनकी आय का सृजन कहां से होता है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो है क्या कि आपने उत्पादन किया, उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त जो निर्गत है, निर्गत क्या होता है, आउटपुट बोलते हैं इसको, जो आपने बनाया उसको जब आपने बाजार में बेचा तब आपको आय मिली। ठीक है, अच्छा, सोशलिस्ट कंट्री में हो सकता है कि आप लोगों सारे लोगों से काम कराया, फिर सबको कुछ कुछ बांट दिया गया काम। दो चीजें हैं, यहां पर क्या हो रहा है, आप जो बना रहे हो आपको उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, वहां पर क्या है, जरूरत के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, या कोई सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट है, राज्य है, वो डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे में वो सिस्टम अलग हो जाता है, वहां पर निर्णय कौन ले रहा है। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में, 50 के 50 बच्चे हर काम में अच्छे नहीं हो सकते। मान लीजिए खेत में कुछ लगवाना है और सारे बच्चों से बोल दिया गया कि नहीं आप करो, और बाल श्रम की यहाँ पर बात नहीं है, एक एनालॉजी बता रहा हूँ। तो सारे बच्चे खेत में काम कर रहे हैं, कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कोई बच्चा कम अच्छा काम कर रहा है। तो कैपिटलिज्म बोलता है जो बच्चा ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दो, उसने जितना बनाया उसको ज्यादा पैसे दो। सोशलिज्म बोलता है कि नहीं, सारे लोग काम अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं, उनको उनकी आवश्यकता के हिसाब से पैसे दे दो। तो आवश्यकता वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर क्या हो जाता है, इंसेंटिव कि आपने काम ज्यादा किया तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये मूलभूत अंतर आप ऐसे आसानी से समझ सकते हो। अच्छा, तो ये हो गया है ना। अब इसी में आप आगे देखोगे तो हम लोग कभी कभी जो पूरी इकोनॉमी है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, अलग अलग तरह से देखने की कोशिश करते हैं। तो हम 4 सेक्टर्स पे डिवाइड कर सकते हैं, किसको, अपनी अर्थव्यवस्था को। अब उन 4 सेक्टर्स में जो पहला सेक्टर आता है वो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इस किताब के द्वारा पढ़ सकते हैं, वो आता है हमारा निजी पूंजीवादी क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर। ठीक ठीक, कोई प्राइवेट इंसान है, अपना काम कर रहा है, बढ़िया लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों को हायर कर रहा है, जो भी बन करके आ रहा है उसको मार्केट में बेच रहा है, प्रॉफिट कमाने का उसका उद्देश्य है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है, ये देखो घर बने हुए हैं, परिवार है। ठीक है, ये क्या है, ये सारे परिवार है। ठीक, तो ये जो परिवार, इनको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं हाउस होल्ड्स। क्या बोल देते हैं, हाउस होल्ड्स। ठीक, अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, ये बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो परिवार के लोग हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक इकोनॉमी में सारे परिवारों को एक साथ देख लो। ठीक है, तो परिवार में कौन कौन है, परिवार के लोग मांग कर रहे हैं, उनको सामान खरीदना है। ये क्या है, ये फर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीजें बना रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो अब अलग अलग लोग नहीं, अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए जो 4 क्षेत्र हैं उनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तीसरा क्या आता है, तीसरा हमारा आ सकता है भारत सरकार। सरकार आ जाएगी। सरकार हालांकि राज्य का एक अंग है, पूरी तरह से अंग भी नहीं बोला जाएगा, कार्यपालिका में एक हिस्सा है सरकार का। तो क्या होता है, 3 चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं ना, विधायिका लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका हो गया, और न्याय जो है न्यायपालिका वो हो गया जुडिशरी। तो जुडिशरी भी है राज्य का हिस्सा, एग्जीक्यूटिव तो है ही, और एग्जीक्यूटिव में सरकार इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम कर रहे हैं कार्यपालिका, लेकिन साथ में लेजिस्लेचर भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे राज्य की हम बात करते हैं, लेकिन राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे अच्छा सरकार कर रही होती है, खासतौर से जो इकोनॉमिक डिसीजन है उनमें। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो तीसरा एंगल देखते हैं वो हम लोग गवर्नमेंट बोल देते हैं, उसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सरकार है। सरकार जो है वास्तव में राज्य को यहाँ पर डिनोट कर रही है, और राज्य सरकार से बड़ी स्फीयर में होता है। ठीक है, सरकार तो क्या होगी, जैसे मान लीजिए हमारे देश में सरकार है, प्रधानमंत्री साहब है, उनके साथ जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स मिला लिए गए, उन लोगों को डिसीजंस लेने का अधिकार है, और वो लोग चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव समझ रहे हो, तो जो सबसे बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, कार्य कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, उसका निर्णय लेने के लिए। लेकिन राज्य में जुडिशरी भी आ जाती है, न्यायालय भी आ जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा, हमारे हाई कोर्ट्स भी आ जाएंगे, और लेजिस्लेचर में हमारी संसद भी आ जाएगी। जो सरकार में नहीं है, ठीक है, जो मिनिस्टर नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई सांसद है, तो वो भी उसमें आ जाएंगे। तो वहां पर क्या हो जाता है, दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग फिर भी सरकार की बात करते हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से मेनली यही लोग निर्णय ले रहे होते हैं। अच्छा, फिर क्या है, चौथा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, है ना। ये हमारा जाता है बाहर का सेक्टर। ये चारों सेक्टर्स क्या है, इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे अपने इसी कंटिन्यूएशन में, अगले वीडियो में। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये समझ लीजिएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट थॉट वाली जो चीजें उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस किताब के एनालिसिस के। ऐसा नहीं कि बाकी को हमें पढ़ना ही नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे चीजें इनको हम लोग एनालाइज करके देख सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज हैं, कौन कौन से ऐसे सेटअप्स हैं, इकोनॉमिक सेटअप्स, जिनको हम नहीं देख सकते अपनी इस पढ़ाई के, जो हम इस किताब में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए।